Hello बच्चों, let us read this question. This question says a radioactive isotope can decay to produce alpha particles if it has lower binding energy or beta particles if it has lower p by n ratio than required for the belt of stability on p y-axis versus n x-axis curves. The resultant daughter nucleus, if still possesses higher energy level, then only gamma rays are given out. Also, if p by n ratio lies above the belt of stability on pn curves, then positron emission or k electron capture is possible. Which of the following will definitely emit only gamma radiation? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूरेनियम 92 238, ऑप्शन बी कार्बन 614, ऑप्शन सी हाइड्रोजन 13 जिसको हम ट्रिटियम भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी कोबाल्ट 60m। सो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ गिवन है जिसमें कहा गया है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो डीके करता है टू प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लोअर है, और बीटा पार्टिकल्स अगर उसका जो p बाय n रेशियो है वो लोअर है देन रिक्वायर्ड फॉर द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि हमें देखने को मिलता है जब हम y एक्सिस पे प्रोटॉन और x एक्सिस पे न्यूट्रॉन को प्लॉट करते हैं। जो रिजल्टेंट डॉटर न्यूक्लियस है अगर अभी भी हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होता है तभी सिर्फ गामा रेज रिलीज होती हैं, और अगर p बाय n रेशियो अबव द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी लाई करता है तो पोजिट्रॉन इमिशन या k इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल होता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रेडियो एक्टिव डीके। सो यहाँ पे अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें तो वो कहता है हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है वो यूरेनियम, एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 238। सो ये जो यूरेनियम है वो अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट कर सकता है, देन बीटा पार्टिकल्स भी इमिट कर सकता है, एंड देन जब वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिट कर लेगा तो अगर उसका न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल पे है देन वो गामा रेज भी इमिट कर सकता है। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन केवल गामा रेडिएशन इमिट करेगा। सो ये बाकी रेडिएशन या बेसिकली बाकी पार्टिकल्स भी इमिट कर सकता है, सो इसलिए ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वह कार्बन का आइसोटॉप जिसमें एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 14। सो इस केस में भी अदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट हो जाएंगे और केवल गामा रेडिएशन इमिट नहीं होगा। इस कारण से ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो है ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जहाँ पे एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है 3। सो इस केस में जो हमारे पास ये आइसोटोप है वो दूसरे रेडियो एक्टिव पार्टिकल इमिट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीटा पार्टिकल इमिट कर सकता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि केवल गामा रेडिएशन इमिट होनी चाहिए। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखें तो वो है कोबाल्ट 60m। अब यहाँ पे जो ये m दिया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो एक हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है। अब इसका मतलब कि हमारे पास जो ये प्रेजेंट में न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी अल्फा डीके और बीटा डीके के थ्रू आ चुका है, इसके बाद ही जो न्यूक्लियस है वो एक हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा है। सो इसके बाद केवल यहाँ से गामा रेडिएशन ही इमिट होगी, क्योंकि जो गामा डीके होता है उसमें गामा रेडिएशन इमिट होती है उस न्यूक्लियस से जो कि हायर एनर्जी लेवल पे है, और ये इसलिए होती है ताकि वो न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल पे जा सके, और ये जो गामा रेडिएशन है वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में रिलीज होती है। सो वो तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल पे है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे 60m लिखा है और m हायर एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और यहाँ पे हम भी लिख भी सकते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन है, एंड फाइनली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।